एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपने पापों को पुण्यों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत पहले के समय में एक संत महात्मा होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। तपस्या के समय उस दौरान उनके सामने एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता बिल्ली का शिकार कर रहा होता है। बिल्ली उनके पास आके छुप जाती है। महात्मा कहते हैं कि इस बिल्ली की सुरक्षा करूंगा ताकि मुझे 2 पुण्य और प्राप्त हो और मुझे ईश्वर उच्च लोक में स्थापित करे, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बिल्ली को वो बचा लेते हैं। बचाने के बाद वो धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज जैसे ही उनको देखते हैं कहते हैं कि इनको बंदी बना लिया जाए, इनको वापस से मानव योनि में डाला जाए। आप भी सोच रहे होंगे कैसे हैं ये धर्मराज जो कि संत महात्मा को वापस से मानव योनि में भेज रहे हैं। यही सवाल उनके मन में भी आता है। वो पूछते हैं कि धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? मेरी जितनी जानकारी है उसमें तो मैंने कोई गलत काम नहीं करा है। वो कहते हैं महाराज, आपने जो लास्ट में बिल्ली बचाई थी एक्चुअल में वो उस कुत्ते का आहार थी। ये प्रकृति का नियम है। वो कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था तो आपने वहां पर प्रकृति के नियमों के साथ छेड़खानी कर दी। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो संत महात्मा हूँ, वापस से धरती पे जाऊंगा, फिर से साधना तपस्या करूंगा आप ही लोगों की तरह। वो भी फिर वापस से कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल फेस करते हैं, फिर से वही साधना का दौर शुरू होता है। इस बार साधना में प्रकृति वही खेल करती है। वही कुत्ता उनके पास वापस आता है। जब कुत्ता उनके पास वापस आता है, बिल्ली का शिकार कर रहा होता है। वो सोचते हैं इस बिल्ली ने, इस दुष्ट बिल्ली ने मेरी स्वर्ग की यात्रा, मेरी जन्मों की मेहनत, मेरे जन्मों के पुण्यों को खत्म कर दिया। अब इस दुष्ट बिल्ली का इलाज करने का समय आ गया। बिल्ली को उठाते हैं, कुत्ते के सामने फेंक देते हैं। कुत्ता बिल्ली को खत्म कर देता है। महाराज वापस जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज कहते हैं वापस इन्हें बंदी बना लिया जाए। कहते हैं मैंने इस बार कौन सी गलती करी? मैंने तो तुम्हारी प्रकृति के न्याय में साथ दिया है, मेरे तो कर्म अच्छे हैं। यही वो भी सोचते हैं। लेकिन धर्मराज कहते हैं कि आपने इस बार जिस बिल्ली को मारा है वो बिल्ली उस कुत्ते का आहार नहीं थी। आपने फिर से कर्मों के साथ छेड़खानी कर दी प्रभु। इस वजह से आपको वापस से मानव योनि में जाना होगा। तो इधर की तरफ से भी परेशानी, उधर की तरफ से भी परेशानी। इससे हमें पता लगता है कि कर्म की गति बहुत गहरी है। गहनो कर्मणा गति। लॉर्ड कृष्णा इस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं कि बहुत गहरी है अर्जुन। इसे जैसे मैं अगर आपसे सवाल करूं कि 7th हाउस और शुक्र, अगर इन दोनों में से सप्तम भाव पीड़ित है तो क्या होगा, शुक्र पीड़ित है तो क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सप्तम भाव पीड़ित है तो भी विवाह खराब है और शुक्र पीड़ित है तब भी विवाह खराब है। एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट रूल्स बनाए, जैसे कि सप्तम भाव और शुक्र में एक सेपरेशन है। शुक्र विवाह का कारक है। कारक क्या काम करता है? कारक उसे सस्टेन करता है, कारक उसे बचाता है, उसको लंबी आयु प्रदान करता है। जैसे चंद्रमा मदर का कारक। सप्तम भाव जब भी अफ्लिक्टेड होगा तो स्पाउस का मिलना मुश्किल होगा। विवाह किसके ऊपर चलेगा? निर्भर करता है शुक्र पे। शुक्र उसको सस्टेन करता है। एक बार विवाह होने के बाद शुक्र आपकी गाड़ी का संचालक हो जाता है। जब तक विवाह नहीं हुआ आपको सप्तम भाव कंट्रोल करके बैठा हुआ है। जैसे ही विवाह हुआ शुक्र उस गाड़ी का संचालक है। कई लोग कहते हैं कि एक बार जब हमारा रिलेशन नहीं बना था तो मेरा पार्टनर मेरे को मैसेज ऐसे करता था जैसे कि 24 घंटे में 2400 मैसेज उसने कर दिए हों, हर मिनट हर सेकंड में मैसेज। लेकिन एक बार जब संबंध बन गया उसके बाद वो पर्सन जो है वो दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। इसका रीजन यही है, जब तक संबंध नहीं बना है, रिलेशन नहीं बना है, तब तक वो दारा कारक के प्रभाव में है या फिर सप्तम भाव के प्रभाव में। संबंध बनते ही शुक्र गाड़ी का मालिक हो जाता है। अगर शुक्र एफ्लिक्टेड है तो संबंध सस्टेन नहीं कर सकते। ये हमें पता लगता है, प्राप्त होता है। इसी तरह शनि अगर पीड़ित है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जॉब कभी लगेगी ही नहीं। भाई जॉब तो दशम भाव लगा देगा, पर चलेगी या नहीं चलेगी शनि से पूछना होगा, क्योंकि वो उसका कारक है, वो उसको सस्टेन करता है। अगर कारक पीड़ित हो गया तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। जैसा कि उस स्टोरी में होता है, विवाह के उपरांत जो भी विवाह में होगा वो शुक्र के अधीन है। विवाह से पहले शुक्र की प्रभाव इतना नहीं है, लेकिन विवाह के उपरांत शुक्र का प्रभाव सबसे प्रबल हो जाता है। विवाह के उपरांत होता है। कौरव पांडवों में जब युद्ध होता है तो क्या विवाह से पूर्व होता है या बाद होता है? विवाह के बाद होता है। लॉर्ड रामा का जब रावण से युद्ध होता है तो क्या विवाह से पहले होता है? विवाह के बाद होता है। ये युद्ध की व्यवस्था विवाह के बाद बनती है। जब आप जमीन खरीद लेते हो, गाड़ी खरीद लेते हो, तब आपको शुक्र देखना चाहिए कि मैं इस गाड़ी को सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं। शुक्र बताएगा। अगर शुक्र पीड़ित है तो युद्ध हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी, ट्रबल आ जाएगी। यही है शुक्र की अप्रोच। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में और एस्ट्रोलॉजर्स ने, महर्षि जैमिनी ने चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के लिए कि भविष्य में कलयुग के अंदर कोई एक पर्सन होगा जिसका नाम है रमेश, सुरेश, हेमंत, कोई भी नाम है उस पर्सन का, वो ये दुखी हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा जाके, उपायों को कर करके।
अपनी कुंडली को उठा के फेंक देगा, यार बहुत परेशान हो गया हूँ, कभी कहते हैं उच्च का हो, कभी कहते हैं नीच का हो, कभी कहते हैं मूल त्रिकोण हो। उन्होंने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा छठे भाव में शुक्र की मृत्यु है। शुक्र की मृत्यु बहुत तरीके से होती है, हर ग्रह की होती है, अवस्था भी है, मृत्यु भाग भी है, प्लैनेट की पोजीशन भी है। लेकिन उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया, यहाँ कोई आइंस्टीन की जरूरत नहीं है, एक मानव, एक आम आदमी इसे समझ सके, इसलिए उन्होंने कहा छठे भाव में शुक्र मरण स्थान में चला जाएगा। मरण स्थान का मतलब, जब उनसे पूछा गया कि प्रभु मरण स्थान का मतलब क्या है, मरण का मतलब है कि मेरे एक तरफ राहु खड़ा हो और दूसरी तरफ केतु खड़ा हो, और दोनों के हाथ में बड़े बड़े बेसबॉल के डंडे हैं, और वो मुझसे कहते हैं कि बोल एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ, और तेरा भी देते हैं। तब मैं क्या कुछ बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, चाहे मैं कितना ही उसके बारे में जानता हूँ। यही वो प्लैनेट की स्थिति हो जाती है, वो उसको काम ही नहीं करने देता, काम ही नहीं कर पाता शुक्र वहां बैठ के, उस ग्रह की वजह से, उस प्लैनेट की वजह से। तब प्रभु से पूछा गया कि प्रभु क्या शुक्र इतना कमजोर हो सकता है, या वो राहु केतु या वो जो भी प्लैनेट है, क्या वो इतना मजबूत हो जाएगा, इसे हम कैसे पता करें? तब भी उन्होंने यही कहा कि नहीं भैया, कोई मूल त्रिकोण, उच्च राशि, नीच राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उस ग्रह के साथ प्लैनेट ज्यादा है तो समझ लेना तुम्हारा प्रारब्ध ज्यादा मजबूत है, और अगर शुक्र के साथ प्लैनेट ज्यादा है तो समझ लेना शुक्र मजबूत है। इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था कर दी कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसके साथ जितने प्लैनेट, उसकी उतनी स्थिति। वो पहले ही समझ गए थे भविष्य में लोकतंत्र आएगा भाई। लोकतंत्र में अगर इधर 10 लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो गलत बात भी क्यों ना करें, लेकिन वही बात सुनी जाएगी। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। अगर आपके 3 भाई बहन एक तरफ हो गए और आप सही हैं, आपको सब कुछ पता है, तब भी आपसे कहेंगे भाई बैठ दे चुपचाप, नहीं अभी इलाज कर देते हैं तेरा। ये आंसर उन्होंने दिया कि प्लैनेट के साथ कितने प्लैनेट हैं इसको देख लो, इससे आपको प्लैनेट की ऊर्जा का पता लग जाएगा, इससे उसकी स्थिति का पता लग जाएगा, क्या व्यवस्था है इसका पता लग जाएगा। तो इसी चीज़ को हम इस सेशन के अंदर अप्लाई करेंगे। हमें यह पता है कि छठा भाव कहीं ना कहीं शुक्र को अव्यवस्थित करता है। इसी बारे में सब एस्ट्रोलॉजर्स का मत एक है। एस्ट्रोलॉजर्स का मत एक नहीं होता। एक एस्ट्रोलॉजर जो बात कहता है, दूसरा पूरी कोशिश करता है कि इस बात को काटो। ये एक पैटर्न है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स एक बात में व्यवस्थित हैं, और वो ये है कि छठे भाव में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट या छठे भाव का स्वामी दुख लेके आता है। अब आप पूछेंगे दुख क्यों लेके आता है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि आप दुख क्यों लेके आता है, आप बताइए। चलिए, तो दुख इसलिए लेके आता है कि छठे भाव के आसपास शनि के पास दिशा दिखाने की पावर हो जाती है। मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अर्जुन के रथ में बैठा हुआ है, अर्जुन के बगल में आप भी बैठे हुए हो, आपको कोई दुख आएगा? नहीं आएगा। लॉर्ड कृष्णा आपके रथ को चला रहे हैं, और वहीं अगर आप कर्ण के रथ में बैठ जाओगे तो दिन भर डिप्रेशन में रहोगे, क्योंकि उसके रथ को शल्य चला रहा है। शल्य मामा जी उसके रथ को चलाते हैं। शल्य उसको दिन रात कंफ्यूज करता है कि देख रहा है तू अब मरेगा, देख रहा है तू अब पिटेगा। तो इतना दुख, इतना डिप्रेशन आ जाता है जब भी कोई प्लैनेट छठे, सातवें, आठवें के अराउंड जाता है। शनि उसको दिशा दिखाते हैं। शनि कहते हैं कि अब तू दुख देख, अब तू यह देख कि इंसान कितना स्ट्रगल करता है। लेकिन कई बार लोगों को ऐसा डर भी लगता है, शुक्र सप्तम में होगा साहब, हम तो दुखी हैं, कारको भाव नाशाय हो गया, अब तो भाव गया। शुक्र सप्तम में गौतम बुद्ध तक बना सकता है। क्यों? विवाह के उपरांत वो देखते हैं कि भाई दुनिया में कितना दुख है। शनि ने उनको दिशा दिखाई कि देखो दुनिया में कितना दुख है, और उन्होंने वो नेम और फेम प्राप्त कर ली। आपको दिशा दिखाता है छठे भाव, सप्तम और अष्टम में शनि। शनि दिशा दिखाता है। शनि कहता है आई विल सेट योर डायरेक्शन, नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं बताऊंगा क्या होना है क्या नहीं होना है। यहां से हमें आंसर मिलता है कि छठे भाव को दुख का, आठवें भाव को दुख का कारण इसलिए कहा गया क्योंकि सप्तम भाव में शनि दिशा दिखाता है। छठे, सातवें, आठवें भाव में अगर किसी का सूर्य हो तो अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि क्या उसका जन्म शाम को नहीं हुआ, क्या उसका जन्म इवनिंग में नहीं हुआ, शाम के समय जब कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये तो आज के समय भी पुलिस रिकॉर्ड उठा के देखिए, शाम के समय कितनी दुर्घटनाएं, कितनी चोरी डकैती। आपने दिन में देखा है कि किसी मेले में डाका पड़ गया हो? नहीं पड़ेगा। शाम के समय वो सारी ऊर्जा निकलती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा छठे, सातवें, आठवें में शनि दिशा दिखाएगा। भाई साहब, शनि दिशा दिखाएगा। शनि साढ़े साथी में होता भी यही है। छठे, सातवें, आठवें के कर्म पर्सन पे हावी हो जाते हैं। छठा हेल्थ का, सातवां मारक, आठवां कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी कि कल क्या हो जाए, इसको लेके फियर आ जाता है, दुख आ जाता है। ये है सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की पावर। जहां जाके बैठ गया ना, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड तीसरे भाव में बैठा है। मुझसे इसे पर्सन ने कहा सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड तीसरे में बैठा है। मैं सुन रहा था उसको, उसने कहा मेरा जो पर्सन है वो इतना दुष्ट और दरिद्र आदमी है, क्या वो उपाय करना चाहिए। शुरू की बात याद रखिएगा, पापों को पुण्य में कन्वर्ट करने वाले उपाय की हम बात करेंगे, लेकिन हम ऐसे उपायों की बात नहीं करेंगे जैसे कि शुरुआत में थे कि जो भी आप सामान दे रहे हो दूसरा उसका गलत उपयोग ना करे। जैसे कि किसी को आपने पैसे दिए या खाने दिया
और उसने कुछ और कर लिया तो ये गलत हो जाएगा, इसका पाप आपके ऊपर लगेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजर एक इंसान को वहाँ पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पर वो दान करने से भी डरे। मतलब मैं दान करने जाऊँ तो मुझे डर होना चाहिए कि अगर मैंने इसको कंबल दान किया तो कहीं ये कंबल ओढ़ के भग ना जाए कहीं, या ये कंबल ओढ़ के कोई चोरी ना कर ले, इसका भी ध्यान मुझे रखना है। यही गलत अप्रोच है। आपका काम दान तक खत्म। आपने किसी को खाना दिया, मान लीजिए चावल दिया आपने किसी को, उस इंसान को चावल की एलर्जी है, वो चावल से बीमार होता है, तो क्या वो आपकी गलती है? क्या उसका कर्म आपके ऊपर आके पड़ेगा? ये जो सिंपल दिखाई देता है ना, जैसे बिल्ली को पटक दो तो मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, यही बेवकूफ़ी की अप्रोच यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हमें वो उपाय करने हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हैं कि इनसे मुझे फ़ायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? मेरे चार्ट में ऐसा है। किसी किसी इंसान स्वयं हाउस की भी एक टाइमिंग होती है, जैसे कि 9th हाउस है वो 1 से 24 साल तक एक्टिवेट रहता है। पर्सन के बारे में अगर आपको मैक्सिमम समझना है तो उसके 9th हाउस के बारे में देखिए या उसको समझिए। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में जाएगा तो इंडिकेट करेगा कि चाइल्डहुड में ही ट्रबल था, वहीं पे पर्सन जो है वो संबंधों को सस्टेन नहीं कर पाया, दो बने। 9th हाउस की एक टाइमलाइन है, जैसे 25 से 26 27 तक ये अपने एक्टिवेशन के प्रभाव को दिखाता है। 11th हाउस की एक टाइम है। इसी तरह आपको शुक्र के बारे में और 6th हाउस के लॉर्ड को देखना चाहिए। 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं पर्सन ने 24 साल तक की ही एज में शुक्र की अव्यवस्था देखी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 6th हाउस के लॉर्ड के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाए और वो शुक्र को पीड़ित करे, शुक्र को दुखी करे, शुक्र को समस्याओं के अंदर लेके आए। और आप ये सेशन के माध्यम से भी देखने वाले हैं कि कैसे ये इस कार्य को करता है। इसी का हमें उपाय करना है, रेमेडी करनी है, ताकि हम प्रभाव प्रारब्ध का कम कर सके, प्रभाव प्रारब्ध को न्यूट्रलाइज कर सके। प्रारब्ध है ही तब जब इंसान के, अगर हम 6th हाउस लॉर्ड को कहें कि वो पहले भाव में बैठा हुआ है, तो पहले भाव में छठे भाव का स्वामी जैसे ही जाके बैठेगा, प्रारब्ध का पूरा प्रभाव 1st हाउस में डाल देगा। वो कहेगा कि आपकी लाइफ प्रारब्ध के कंट्रोल में है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके ऊपर मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो कार्मिक व्यवस्थाओं का आएगा। और वो इस तरह से आएगा कि हम आपके शुक्र को काम नहीं करने देंगे। आपके चार्ट में शुक्र के जो हाउसेज हैं उनसे आपका एक विरोध बन जाएगा। हेल्थ के इश्यूज, बॉडी इश्यूज, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, ईगो, आइडेंटिटी क्राइसिस, कुछ इस तरह की समस्याएं। आप किसी संबंध में जैसे ही गए या फिर आपने कोई चीज़ जैसे ही परचेज करी, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर, आप किसी संबंध में जाते हो, आप उसमें आगे एंटर नहीं कर पाते हो, उसे सस्टेन नहीं कर पाते हो, आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि भैया मेरे को यही नहीं पता कि ये इंसान जो है ये मेरी आइडेंटिटी से क्यों खिलवाड़ कर रहा है, ये हमेशा कुछ ऐसी बातें क्यों करता है जिससे कि मेरी आइडेंटिटी पे समस्या है। जैसे कि मैं एज एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझको क्यों क्वेश्चन करता है, ये मुझे क्यों परेशान करता है, ये यहाँ से पता लगता है। लगन जो है या पर्सन का जो लगन है वही शुक्र को सस्टेन नहीं होने दे रही है या काम नहीं करने दे रही है। इम्पैक्ट क्या हुआ? छठे भाव का स्वामी 1st हाउस में आया, इस वजह से शुक्र पीड़ित हो गया इनडायरेक्ट। शुक्र धन का कारक है, 6th हाउस का 1st हाउस में कनेक्शन हो तो कभी ना कभी इंसान को या फैमिली में किसी को फाइनेंशियल ट्रबल डाल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र धन का कारक है, सस्टेन नहीं कर पाता इंसान। 2-3 चीज़ें जैसे ही खरीदता है वैसे ही उसको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। इस वजह से नज़र लगना होता है ना कि शत्रु तो भैया मेरे बगल में खड़े रहते हैं, मैं कुछ भी खरीदूं उनका तो पूरा जी ही जल जाता है, मेरे ऊपर हाय लगा देते हैं, यहीं से वो पता लगता है। तीसरा, पितृदोष का पता लगता है। पितृदोष का क्यों पता लगता है? इस वजह से कि 6th हाउस 1st हाउस का कनेक्ट शुक्र को सस्टेन नहीं करने दे रहा। शुक्र क्या है? शुक्र संतान भी है। शुक्र जो बायोलॉजी के अंदर है वो संतान का कारक भी बनता है, तो संतान नहीं होने दे रहा है, ये प्रॉब्लम बन जाती है। होने देता है, दिक्कतें करता है, ट्रबल मेक करता है। आपका प्रारब्ध अगर कमजोर होगा तो आप अपने शुक्र को आराम से काम करा सकते हो, वर्कआउट करा सकते हो, फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज, बॉडी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर आपका ये 6th हाउस का लॉर्ड मजबूत है, मजबूत कैसे है मैंने सेशन टाइमलाइंस में सब कुछ बताया है। मजबूत है तो 2 मिनट 2 सेकंड में आप समझ जाओगे कैसे मजबूत है। अगर मजबूत है तो फिर ये आपको ट्रबल ज़्यादा देगा। अब आप कहेंगे कि ये तो मुझे पता लग गया, अब क्या करें आगे? आगे फिर हमें कुछ उपाय करने चाहिए। कैसे उपाय करने चाहिए? सब ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि ये 6th हाउस का लॉर्ड थोड़ा सा कमज़ोर बैठे, कमज़ोर हो। 6th हाउस के लॉर्ड को कमज़ोर करने के लिए सबसे अच्छे 2 उपाय होते हैं, बीट डोनेशन और द सेकंड इज मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग पर्सन को परफॉर्म ही तब करनी चाहिए जब वो थोड़ा 6th हाउस के लॉर्ड को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर 1st हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ गया। मेरा मानना है कि यहाँ पर सूर्य की स्थिति चाहे कैसी भी हो, पर्सन को आदित्य हृदय स्तोत्र करना चाहिए। पर्सन को कुछ उपाय सूर्य के लिए करने चाहिए, जैसे 6 से 8 बजे पर्सन को जग जाना चाहिए, 6 to 8 मॉर्निंग में जग जाए और उस समय किसी से बात ना करे, अदरवाइज उसके डिस्प्यूट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, फाइट होगी। उस समय उसे क्या करना चाहिए? 6 to 8 पे उसे मेडिटेशन करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला का धारण करे। रुद्राक्ष का जब वो धारण करेगा, जैसे आप जब रुद्राक्ष का धारण करोगे और उसके ऊपर आप मंत्र जाप करोगे, चाहे वो लॉर्ड शिवा का मंत्र जाप हो या फिर प्रणव मंत्र हो। प्रणव मंत्र मीन्स ओम,
इसी का अगर आप जाप करते हो सुबह 6 to 8 पे, तो आप अपने कर्मों को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हो। इसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर 31 से 33 साल पे कन्फर्म आएगा। कन्फर्म का मतलब है कि 31 से 33 पे बीट द हेल्थ इश्यूज पार्ट, और द सेकंड किसी संबंध को सस्टेन करने में कुछ समस्याएं हमें फेस होना। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है भैया, इसमें किसी की गलती नहीं है। इसमें जो व्यवस्था बनाई है ना आपके प्रारब्ध ने, वो कुछ ऐसी है कि आपकी आइडेंटिटी को आपका पर्सन स्पाउस क्वेश्चन करता है, और यहाँ आपकी बात बिगड़ जाती है। यहाँ आप कहते हैं तू कौन मैं कौन, ये बात ही यहाँ पर चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है। सारी समस्याओं के इलाज के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आप उन्हें परफॉर्म कर लेते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि आप इस पर्टिकुलर समस्या से आराम से बाहर निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव है। आपको गुरु, डिवाइन ऊर्जाएं दिशा दिखाती हैं। ईश्वर आपको दिशा दिखाता है। पहले भाव में ईश्वर जो है वो इंसान को दिशा दिखाता है। लॉर्ड सूर्य इंसान को दिशा दिखाते हैं। जब वो आपको दिशा दिखाएंगे तो आप समस्याओं की तरफ नहीं आओगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि फादर या अंकल की वजह से कोई संबंध पर्सन का परेशान हो सकता है, ट्रबल में आ सकता है। जैसे आपको लग रहा है संबंध ठीक चल रहा है, लेकिन फादर आपसे कुछ ऐसी बात कहेंगे, भैया ये नहीं चल रहा ठीक, क्योंकि उन्हें वो भविष्य दिख रहा है ना कहीं वो फ्यूचर उनको इफेक्ट दे रहा है या फिर दिखाई दे रहा है। एंड ये बोथ साइड से अप्लाई होता है, आपके भी और सामने वाली तरफ से भी। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? द उपाय मैंने जो आपको बताया है उसको करने के ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। अगर 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड में हो, पूरी प्रारब्ध की सत्ता आपके सेकंड हाउस में आ गई है, और इस प्रारब्ध की दुश्मनी है शुक्र के साथ। शुक्र को यह काम नहीं करने देगा। जब ये काम शुक्र को नहीं करने देगा तो इसका इंपैक्ट आपके परिवार पे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कैसे इंपैक्ट आएगा? शुक्र एक धन का कारक भी है। धन कितना हम सस्टेन कर पाते हैं, हमारे पास गाड़ी घोड़े बंगले कितने रहते हैं, ये सेकंड हाउस से पता लगता है। सेकंड हाउस में प्रारब्ध आ गया, इंडिकेट करता है कि फैमिली ने कभी ना कभी वो कंडीशन देखी है जिसमें उनकी अपर जनरेशन के पास बहुत कुछ था लेकिन लोअर के पास कम हो गया। अपर के पास कुछ नहीं था, लोअर ने उसको बिल्डअप करा है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को फैमिली ने इन द फाइनेंसेस देखा है, एसेट्स में देखा है कि ये चीज़ें उन्होंने एडिशनली प्राप्त करी। दूसरी बात यह है कि प्रारब्ध अगर सेकंड हाउस में आएगा तो आपके संबंध को स्थिरता देने में सेकंड हाउस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्थिरता देने में या परेशान करने में, ट्रबल देने में। अब अगर सेकंड हाउस की भूमिका को हम संबंधों के मैटर पे देखें तो सेकंड हाउस किस तरह से संबंध दिखाता है? फैमिली के संबंध, फैमिली में अंदर रिलेशंस, उन सब के बारे में बात करता है। वहाँ पर शुक्र दुखी हो गया, इस वजह से फैमिली के जो संबंध हैं उनमें ट्रबल क्रिएट कर देता है। फैमिली में ही या तो संबंध स्टेबल नहीं हो रहे, स्थायी नहीं हो पा रहे, या फिर फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चलते रहते हैं। पर्सन को ये महसूस होने लग जाता है। तीसरी बात, क्योंकि सेकंड हाउस आपके नेत्रों का भी कारक है, आपके दृष्टि का, नेत्रों का, आपके धन का कारक है। यहाँ पर दिक्कत, हम हर चीज़ से आप कह सकते हैं कि निकल जाने की इच्छा, किसी चीज़ को स्टेबल ना रख पाने की इच्छा, इंसान की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि एक संबंध से के बाद उसे दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या इसमें क्या क्या समस्याएं हैं ये ज़्यादा दिखने लगता है। जैसे कि राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु की एक आंख नहीं है, राहु की 1000 आंखें हैं। 1000 आंखों का मतलब है कि वो हर समस्या को देख लेता है बहुत आसानी से। यही यहाँ पर होता है। आप कुछ भी ले आइए लेकिन परिवार पहले उस समस्या को देख लेगा। इस वजह से मैं मानता हूँ कि यहाँ पर परिवार के एक्सेप्टेंस से मैरिज करना फिर भी ईजी है। अपनी तरफ से करोगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी फैमिली 1000 समस्याओं को पहले ही देख के बैठी हुई है। उनको 1000 समस्याओं के बारे में पता है, 1000 इश्यूज उनको देखने को मिल रहे हैं पहले से ही। और ये स्थिति आपके संबंध में भी हो सकती है कि पहले ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, पहले ही हम बहुत सारी समस्याओं के बारे में सोचने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं। तो पर्सन यहाँ एफर्ट नहीं दे पाता। जनरली 6th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में हो तो इस बात को भी नोटिस में रखना चाहिए या देखना चाहिए। अगर 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड में है तो उपाय के बारे में मैं मानता हूँ कि सेकंड हाउस मुख का भाव है। सेकंड हाउस स्पीच है, जो आप बोलते हैं वो सेकंड हाउस से आता है। सुनना इसमें नहीं है, इसमें केवल और केवल बोलना है। तो बोलने में कुछ ऐसे इश्यूज ये दे देता है कि मेरी बोली कुछ ऐसी कर दी है इसने जिससे कि मैं जिससे भी बात करूँ बूम, एक सेपरेशन आ जाता है। चीज़ सस्टेन नहीं कर पाती है। मेरे बोलते ही बनी बनाई बातें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। यहाँ से उसका पता लगता है। अब आप कहेंगे मेरे केस में तो ये इतना वर्क नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि आपका प्रारब्ध का स्वामी इतना मजबूत नहीं है। आपको ये भी चेक करना चाहिए क्या वो इतना पावरफुल है या नहीं है। और अगर आपके केस में ये काम करता है तो फिर आपको उपाय करने चाहिए। उपाय क्या हो सकता है इसका? स्पीच, बोलने पे ध्यान रखिए। बोलना, आपके बोलने के ऊपर ध्यान रखिए। कैसे आप उसको बोलते हैं, कैसे आप उसको समझाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए। और बोलने की बात जैसे ही आती है, मैं कहूँगा सबसे अधिक अच्छा अगर बोलना है तो लॉर्ड कृष्णा का है। तो पर्सन को इष्ट देव के रूप में लॉर्ड कृष्णा की उपासना तब करनी चाहिए जब फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशन सस्टेन नहीं कर रहे, फैमिली रिलेशन को सस्टेन नहीं करने दे रही, या फिर
आपके पार्टनर को आपकी फैमिली में ही बहुत सारी समस्याएं दिख रही हैं, तब लॉर्ड कृष्णा ही आपका आसरा है। उन्हीं की शरण में पर्सन को जो है वो मूव कर जाना चाहिए या चले जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी संबंध लॉन्ग रन तक सस्टेन कर पाएगा। उसमें आपको ये ट्रबल बार बार जो फेस करते हो ये नहीं होंगी। तो आपको जैसे ही कोई भी इशू आता है चीज़ों में, सामान में, वस्तु में या फिर शुक्र में, संबंधों में, तुरंत आपको लॉर्ड कृष्णा की तरफ मूव करना चाहिए। एक बहुत अच्छा उपाय पर्सन के लिए हो सकता है, उसमें आप कहेंगे कि क्या करें, लॉर्ड कृष्णा की तरफ मूव करके स्पीच, बोलने पे ध्यान दीजिए। बोलने का मतलब है कि आपको कुछ मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, मंत्र चैंटिंग पे फोकस करना चाहिए। और द सेकंड, फूड डोनेशन, दूसरा भाव फूड का है, फूड को डोनेट करिए। इस तरीके से हम चीज़ों को बेटर बना सकते हैं इन द सेकंड हाउस। अगर थर्ड हाउस में है, सिक्स्थ हाउस और थर्ड हाउस का कनेक्ट बना, तो इस कनेक्ट को बहुत अच्छे कनेक्ट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं हैं, दोनों में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, और दोनों थोड़े से तम भाव हैं, थोड़ा सा तामसिक बाय नेचर है। तीसरा भाव इच्छाओं का भाव है, छठे भाव का स्वामी तीसरे में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि पर्सन का शुक्र काम नहीं कर पा रहा है। कारण उसका ये है, या तो कम्युनिकेशन बेकार है, इस वजह से रिलेशन वर्क नहीं करते, और द सेकंड, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पर्सन की इच्छाएं अनेक हैं, डिजायर बहुत हैं, इसीलिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में होना भी मल्टीपल संबंधों का कारक है, क्योंकि इच्छा अनेक है। सिक्स्थ हाउस थर्ड हाउस का कनेक्ट, पर्सन के पास एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो एक चीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, यूटिलाइजेशन उसका मजबूत नहीं है। उसके पास अगर पैसा आया, तुरंत एक फ़ोन है दूसरा भी ले आएगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह की इच्छाएं उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। एंड फोर्थ, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी है। सिबलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग ये बनेगी कि अगर आपके घर में कोई सिबलिंग भी संबंध में परेशान रहा या पीड़ित रहा, तो उसकी वजह से आपकी भी इच्छा होगी कि भाई विवाह में जाने से बचना ही चाहिए। पॉसिबली ये चीज़ जो है हमारे केस में, हमारे फेवर में वर्कआउट ना करे। तीसरा भाव एफर्ट का भी है, आपके एफर्ट को ही क्वेश्चन किया जाएगा रिलेशनशिप में, चाहे वो चीज़ों का सामान का खरीदना हो, इन सब में, कि भैया तुम एफर्ट ही नहीं देते। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में हो, तुम एफर्ट ही नहीं देते, यू आर समवन जो एफर्ट देना ही नहीं चाहता। मुझसे पूछा भाई ये क्यों होता है मेरे साथ बार बार, रीजन सिक्स थर्ड कनेक्ट, वीनस पीड़ित, वीनस पीड़ित हो जाएगा। अपने चार्ट में देखिए तुला राशि और वृषभ राशि जहां पे भी आती है, आपको वहां इस समस्या के साथ गुजरना ही पड़ेगा। वो दोनों राशियां आपके एफर्ट से परेशान रहेंगी, आपके काम करने के तरीके से परेशान रहेंगी। एक तो वृषभ लगन का ही इंसान मुझे मिला तीसरे भाव में शुक्र। आई एम लाइक भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत हायर लेवल का है, लेकिन तुम्हारे एफर्ट ही ऐसे हैं, दिन भर पड़े रहना, काम ना करना, या फिर कोई और चीज़, जैसे कि सुंदर दिखते हो लेकिन अपने लुक्स का ध्यान नहीं रखते। एफर्ट, तुम्हारे एफर्ट ही उस प्लैनेट को पीड़ित करने के रीज़न है, कारण है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये होता है, ये शुक्र को पीड़ित करता है। आप कहेंगे उपाय क्या है जी, उपाय क्या हो सकता है? तीसरा भाव है सुनने का और सुनाने का, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होता जैसे आप ईश्वर से कुछ मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप ईश्वर को तो सुना रहे हो बट इन द रिटर्न आप कुछ नहीं सुन रहे। तो ऐसे इंसान को जहाँ पर भी कोई गुरु का प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कि स्पिरिचुअल कोई प्रोग्राम हो रहा है, या फिर कोई स्पिरिचुअल साधना हो रही है, या लोगों का आगमन है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो बातचीत कर सकता है, धर्म की, अध्यात्म की, ज्ञान की, गुरु तत्व की, तो उसे करना चाहिए। घर में ही अगर बैठे रहोगे तो परेशानियां आती रहेंगी। जब आप बाहर जाओगे, सोसाइटी में जाओगे, लोगों से कम्युनिकेट करोगे, तब जाके आप इस समस्या का समाधान करोगे। और अब आप कहोगे कम्युनिकेशन तो मेरा काम ही नहीं कर रहा, तो इसका समाधान ये हो सकता है, घर में रहते हुए ही पर्सन को अपने ग्रैंडफादर, अपने दादा पक्ष से अच्छे संबंध रखने चाहिए, जो उसके नहीं रह पाएंगे या उसमें ट्रबल होगी, या दादा ही नहीं, मतलब वो स्थिति थोड़ी कमजोर होगी। थर्ड हाउस में जब भी शुक्र होता है तो 24 साल तक आप ये मानिए कि या तो संबंध पर्सन के बन जाते हैं, मतलब सिक्स्थ और थर्ड का कनेक्ट हो तो 24 तक संबंध बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और उनके चल पाने की पॉसिबिलिटी बहुत कमजोर है। और द दूसरा थिंग, 24 साल तक पर्सन बहुत एसेट क्रिएट कर लेता है। एसेट का मतलब है कि जैसे अगर कार भी खरीदेगा, छोटी कार, टॉय कार आई एम टॉकिंग अबाउट, वो बच्चों की कार आती है ना, वो तो भी 10 खरीदेगा, बार बार नई नई चीज़ों को लेना। तो ऐसे लोगों के यहाँ एसेट बहुत मिल पाते हैं, मिल सकते हैं। एंड फोर्थ, अगर कोई बड़ा भाई बहन है, इन जनरल या तो थोड़ा परेशान होगा, और द सेकंड, कोई ना कोई उसका संबंध ब्रेक हुआ होगा या पीड़ित हुआ होगा। इस बात को भी चेक ऑन करना चाहिए। इन द फोर्थ, सिक्स्थ हाउस, फोर्थ हाउस का संबंध, अब पूरा प्रारब्ध आपके चौथे भाव में, आपके कंफर्ट में है, आपके दिल में। वो गाना है ना, मेरे दिल में क्या है बता दूं, तो वो फोर्थ हाउस की वजह से गाया है उस इंसान ने गाना कि चौथे भाव में दिल है। चौथे भाव आपके मन में क्या है,
आपके मन में प्रारब्ध है, ऐसा इंसान प्रारब्ध के बारे में, अपने कर्मों के बारे में बहुत सोचता है। जैसे ही उसको कर्म की बात होती है ना कहीं भंडारे में, तो वो पूरी छोड़ के कर्म की सुनने जाएगा कि यार कर्म के बारे में गुरुजी क्या बता रहे हैं। कर्म को समझना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके दिल में प्रारब्ध का प्रभाव है। प्रारब्ध का प्रभाव उसके दिल के अंदर है, उसके मन के अंदर है। ये आपके शुक्र को पीड़ित करता है। या तो कोई संबंध मदर की वजह से, फोर्थ हाउस मदर का, या कोई संबंध घर परिवार की वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से, कि भैया मैं इतने कंफर्ट में था कि उस संबंध को चलाना मेरी प्रायोरिटी ही नहीं थी। मदर की वजह से किसी संबंध में मैंने इश्यूज फेस करे, फोर्थ हाउस। सेकंड, प्रायोरिटी नहीं थी। तो चौथे भाव ने आपके शुक्र को खत्म करने की पूरी साजिश रची है। फोर्थ हाउस ने आपके शुक्र को पीड़ित करने की साजिश रची है। मदर साइड फैमिली में देखना चाहिए क्या कोई संबंध तो पीड़ित नहीं रहा, या मदर का कहीं ऐसा नेम तो नहीं आया कि यार किसी संबंध को पीड़ित करा, दुखी करा, या मदर की पर्सनालिटी में तो कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई करने की आदत, एक ऐसी ले ली तो एक और ले लो, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। एक चीज़ को संजो के रखना, सस्टेन करना, क्या उसमें कोई समस्या तो फेस नहीं होती है? क्योंकि आपका जो कंफर्ट है ना, जिससे भी आप अपने मन की बातें करोगे, कंफर्ट की बातें करोगे, उस पर्सन में ऐसी संभावनाएं होंगी। कई लोग हैं जिनका मदर के साथ इतना कंफर्टेबल संबंध नहीं होता, तो और अगर आपका कोई दोस्त है तो उसमें यही संभावनाएं दिखाई देंगी। ये है प्रारब्ध का आपके ऊपर प्रभाव। जब तक अपने घर में रहोगे, आप ये मान के चलिएगा कि आप शुक्र को पीड़ित स्थिति में लेके बैठे हुए हो। अब आप कहेंगे मेरे घर में बहुत पैसा है। भैया पैसा नहीं, पैसे को सस्टेन करना, सामान को सस्टेन करना। 4 टीवी है, क्या 4 टीवी आप इंजॉय कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। ये शुक्र की पीड़ा है, आप उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे, ये उसकी पीड़ा है। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से मिलता है, इस अप्रोच से मिलता है कि ये प्लैनेट जो है इसको चौथे भाव ने पीड़ित करा है। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कंफर्ट, उसने पीड़ित करा है। तो अगर मैं ओवर इंडल्ज रहूँगा अपने कंफर्ट में, अपने आप में, अपने कंफर्ट जोन में कि कौन कौन इंसान मुझे कंफर्ट देता है, या फिर ऐसा संबंध जो मुझे कंफर्ट दे ही दे, तो कहीं ना कहीं मैं संबंध को सस्टेन करने में अपने आप को पीड़ित महसूस करूंगा। दूसरा, 26-27 की एज पे, 25-26-27, 25 to 27 की एज पे कोई संबंध ब्रेक होना इसमें कंफर्म रूप से दिखाई देगा। इवन अगर फैमिली में कोई एज ड्यूरेशन पे है, उसके किसी संबंध में यहाँ पर कोई ट्रबल आ सकती है। रीज़न क्या है? 10th हाउस एक्टिवेट होगा, 4th हाउस एक्टिवेट होगा। एंड इसी के साथ साथ 4th हाउस में उपाय क्या हो सकता है? 4th हाउस दिल का हाउस है, मन का हाउस है। मन है 4th हाउस के अंदर। और मन के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मन के लिए अच्छे आश्रम में, अच्छे गुरु के पास, अच्छे मंदिर में जाके बैठना चाहिए, ताकि आप उन बातों को सुन सकें। आपको किसी को ना सुनाना है, ना मंत्र चैंट करना है, कुछ नहीं करना है। मन को प्योर करने के लिए मन की प्योरिटी गुरु के ही हाथ में है, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है महाराज। जब वो उच्च का वहाँ पे होगा तो इंडिकेट कर रहा है कि गुरु समीप रहोगे तो मन उच्च का होगा। अच्छे दर्शन, अच्छी चीज़ों को देखो। टीवी में भी देखते हो तो ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे कि आप गुरु की वाणी, गुरु ज्ञान एंड ऑल प्राप्त कर रहे हो। अब आप कहोगे बस स्पिरिचुअल उपाय ही है क्या? नहीं, स्पिरिचुअल के साथ साथ हम कुछ ऐसे भी उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर आपको घर में रहना कंफर्ट है आपका, और आपको किसी पब में जाना आपका कंफर्ट नहीं है कि मैं यहाँ बड़ा दुखी हो जाता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके बैठिए। जहाँ पे आपका कंफर्ट नहीं है वहाँ पे शुक्र सस्टेन करेगा, और जहाँ आपका कंफर्ट है वहाँ शुक्र सस्टेन नहीं करेगा। कंफर्ट से दूरी बनाओगे तो विवाह या संबंध सस्टेन कर पाएंगे, और कंफर्ट से दूरी नहीं बनाई, उसी को रहिए, या उसी में है कि कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, तो उसको सस्टेन करने में कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 6th हाउस के स्वामी अगर 5th हाउस के अंदर हो तो देखिए आपका पूरा प्रारब्ध उठ के आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, और इस प्लैनेट की अलाइनमेंट इस तरह होती है कि ये शुक्र को पीड़ित करना चाहता है। अगर मैं कहूँ कि 5th हाउस, पंचम भाव स्वयं ही शुक्र को पीड़ित करना चाहता है, और शुक्र क्या है? किसी भी संबंध की सस्टेनेबिलिटी, कितना ये सस्टेन करेगा, इसके बारे में वो बताता है। आप कोई चीज़ लेके आते हैं, कितने समय तक आप उस चीज़ को अपने साथ रखेंगे, इसके बारे में ये आपको बताता है। धन कितना सस्टेन हम कर पाएंगे, इसके बारे में ये हमें बताता है। पंचम भाव को कई लोग इग्नाइट कर लेते हैं। कैसे? वो मंत्र चैंटिंग शुरू कर देते हैं। पंचम भाव से मंत्र चैंटिंग भी आती है। फिर वो कहते हैं जैसे जैसे मैं मंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ मेरा संबंध क्यों बिगड़ रहा है। या फिर अगर ये 11th हाउस में हो तो भी अलाइनमेंट यही है। मैं मंत्र चैंटिंग करता हूँ, कुछ ऐसे उपाय करता हूँ जिससे कि मेरा संबंध बिगड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? आपने पंचम भाव को और पावर दे दी। भाई पंचम भाव का मेन फोकस अब ये हो गया है कि वो आपके संबंध को पीड़ित करना चाहेगा। बाय नेचुरल, बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग इस तरह हो गई है कि वो पीड़ित करता है। पंचम भाव से एजुकेशन भी आती है, तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन संबंध को पीड़ित कर सकती है। पंचम भाव से आपका पितृदोष भी देखा जाता है। कई बार संबंध पितृदोष की वजह से पीड़ित कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। 5th हाउस से देखना होगा। और 5th हाउस और क्या बताता है? 5th हाउस इसी के साथ साथ आपके रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में बताता है। आपकी रिलेशनशिप, आपके साथ जो भी पर्सन रिलेशन में होगा उसके माइंड सेट को ये बताता है।
तो उस पर्सन का माइंड सेट ही कुछ ऐसा है कि वो संबंध को पीड़ित करना चाहता है। तो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं देखनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए किसी संबंध को सस्टेन करने में या ना करने में, क्योंकि आपने वो एफर्ट अपनी तरफ से दिए ही नहीं। आपने उसको पीड़ित करने की कोशिश अपनी तरफ से करी ही नहीं। ये केवल मंत्र चैंटिंग के माध्यम से तो हो सकता था आपकी तरफ से, लेकिन और इसका कोई अनेक या अदर माध्यम नहीं है। एजुकेशन एंड ऑल इनकी वजह से हो सकता है। इन जनरल भी आपको देखने को मिलेगा कि पितृदोष की वजह से परिवार में संबंध पीड़ित है। मैं अकेला नहीं हूँ, इसका प्रभाव और लोगों के ऊपर भी जा रहा है। इसी के साथ साथ आपके साथ जो भी पर्सन आएगा या जो भी पर्सन वो कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश करेगा, वो आपके शुक्र को अव्यवस्थित कर रहा है। तो फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं जैसे ही हम किसी संबंध में आए हैं। आपने कोई चीज़ परचेज करी, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, कुछ भी, तुरंत फाइनेंशियल लॉस होने की संभावनाएं हैं, तुरंत एजुकेशन लॉस होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये 5th हाउस से इग्नाइट हो रही है। पर्सन का ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर भी आपको ऑन दीज थिंग्स दिखाई देगा जो पंचम भाव से निकलती हैं। कई लोग तो मंत्र चैंटिंग में या अध्यात्म में ही बहुत खर्चा कर देते हैं, 6th और 5th का कनेक्ट है। पितृ दोष के इलाज में बहुत खर्चा कर देते हैं, 6th और 5th का कनेक्ट है। ये कनेक्शन हमारे संबंधों को डिस्टर्ब करता हुआ बना हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई उपाय कर सकते हैं तो डेफिनेटली उपाय करना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स और बेस्ट टू बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, पंचम भाव को शांत रखने के लिए, ये वो हाउस है जिसमें लॉर्ड विष्णु शयन करते हैं, निद्रावस्था में होते हैं, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए होते हैं, और वो एक निद्रा की ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित कर रहे होते हैं। यहाँ पर पर्सन को लॉर्ड विष्णु को अपना इष्ट मानना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ इष्ट, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके मंत्र चैंट करना शुरू कर दें। मैक्स टू मैक्स अगर करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए, और ईजी टू ईजी अगर करना है तो घर में ही लॉर्ड विष्णु की पूजा अर्चना शुरू करिए। शेषनाग पे लेटी हुई उनकी जो शयन मुद्रा है उसकी पूजा अर्चना शुरू करिए। यहाँ इससे आपको रिलीफ मिलेगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हमने एजुकेशन में बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, एजुकेशन में बहुत पैसा लग गया, वो वेस्ट हो गया। रीज़न 5th हाउस सस्टेन ही नहीं करने दे रहा, बात बनने ही नहीं दे रहा शुक्र की। शुक्र तो पीड़ित कर दिया इसने। अपने चार्ट में देखो, जहाँ पे भी शुक्र की राशियाँ हैं जैसे टॉरस और लिब्रा, वो इसकी वजह से अफ्लिक्ट आएंगी। वो आपके एजुकेशन की वजह से, आपके रिलेशंस की वजह से, आपके मंत्र चैंटिंग की वजह से कुछ पीड़ित स्थिति में जा सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान हमें केवल पंचम भाव का रखना चाहिए, इस हाउस का। कई बार संतान प्राप्ति के बाद भी संबंधों में अस्थिरता आ जाती है, इस हाउस की पर्टिकुलर ऊर्जा से वो हो सकता है या बन सकता है। और ये चीज़ें आपको आपकी फैमिली में भी दिखाई देंगी, नॉट ओनली विद यू, ऑल्सो विद योर फैमिली। की पंचम भाव संबंधों को स्थिर नहीं रहने दे रहा। अगर पितृदोष है, यहाँ निवारण करना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ये मान के चलिएगा कि पितृ समस्या की वजह से कोई संबंध हमारा अव्यवस्थित हो सकता है। अगर मैं कहूँ 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में ही है, तो इस स्थिति को हर क्लासिकल टेक्स्ट अच्छा मानता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी छठे में है, तो वो और हाउसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 6th हाउस की खुद की तो इच्छा यही होती है कि वो प्रारब्ध का स्वामी है, शुक्र को पीड़ित करेगा ही करेगा। आपका छठा भाव शुक्र को पीड़ित करेगा ही करेगा। और छठा भाव किस तरह का हाउस है? 6th हाउस है ही दुश्मनों का, रिपु का, शत्रु का। कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर एस्ट्रोलॉजी जानता है तो वो ये जरूर कहेगा कि भैया शुक्र मेरा 6th हाउस में ना जाए। लेकिन हो सकता है आपके चार्ट में ऐसा है कि 6th हाउस में शुक्र है, 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो हमेशा ऐसे इंसान को लिटिगेशन, सेपरेशन, डिस्प्यूट, फाइट, एंगल, लड़ाइयाँ, इनसे बच के रहना चाहिए। आप अगर 6th हाउस को एक्टिवेट करोगे तो ये प्रारब्ध आपके शुक्र को पीड़ित करेगा। 6th हाउस की वजह से कई बार कर्जा भी आता है, जैसे EMI पे सामान लेना, इंस्टॉलमेंट में सामान लेना। अगर ऐसा करा गया तो शुक्र पीड़ित होगा, धन का कारक पीड़ित होगा। हम उस चीज़ को सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। हम EMI पे सामान लेते हैं, चीज़ हम बना नहीं पाते, बूम, परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है उसके अंदर। सेकंड, छठा भाव शत्रुओं का हाउस है। अगर आप अपने शत्रु के, किसी भी शत्रु के साथ, मैं कहूँगा जनरली आपको शत्रु नहीं बनाने चाहिए, डिस्प्यूट, दुश्मन नहीं क्रिएट करने चाहिए, ये अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। अगर हमने कोई शत्रु बनाया, शत्रु की तरफ हम चले, या फिर कुछ भी आपने ऐसा कार्य करा कि भैया मैं तो इससे बदला लूंगा, ये मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, तो हम समस्या फेस करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे। किस प्लैनेट के रिगार्डिंग? शुक्र के रिगार्डिंग। तो डिस्प्यूट्स यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, चाहे उनका आउटकम कुछ भी हो, लेकिन वो पूरा प्रोसेस आपके धन का नुकसान कर देगा। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कभी ना कभी हुआ भी है, चाहे वो EMI की बातें हों, चाहे वो डिस्प्यूट्स की बातें हों, जिसकी वजह से कोई संबंध या फिर कोई सामान या फिर हमारा धन इन्वेस्ट हुआ है, खराब हुआ है, पीड़ित हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर शुक्र का आपको उपाय करना चाहिए। 6th हाउस के लिए क्या बहुत अच्छा उपाय हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर हाउस सीधा प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मेरा कहना होगा लॉर्ड शिव को अपना मूल ऊर्जा का केंद्र बना लीजिए। दूसरा, रुद्राक्ष का धारण करना। यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि पर्सन को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि ये हाउस आपके शुक्र को पीड़ित कर रहा है। और तीसरा, पर्सन को रुद्राक्ष के अंदर भी जो उसकी
रुद्र की जो संख्या है या फिर उसकी जो मुखी है उसकी कोशिश करनी चाहिए कि या तो वो 4 मुखी हो या वो 5 मुखी हो। इससे पर्सन को काफ़ी मदद मिल सकती है। और चौथे उपाय के अंदर लॉर्ड शिवा की पूजा में प्रणव मंत्र का जाप। ऐसा नहीं कि हमें बहुत मंत्र चैंटिंग करनी है, हाँ हमें मंत्र चैंटिंग करनी पड़ेगी और उसमें भी ओम, इसका अगर आप जॉब शुरू करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी रिलीफ अपने शुक्र के पर्सपेक्टिव या मैटर में मिल सकता है। ओवरऑल शुक्र की पोजीशन क्या है, जैसा मैंने कहा ये प्लैनेट यहाँ पर प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस के अंदर है और आपका 6th हाउस का लॉर्ड या फिर ईएमआई इंस्टॉलमेंट डिस्प्यूट जैसे ही एक्टिवेट होंगे वैसे ही आपका शुक्र पीड़ित होने लगेगा। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, अदरवाइज हम भंवर में फंस जाएंगे कि हम चीज़ें लेते हैं सस्टेन नहीं कर पाते, रिलेशन बनता है, कोई डिस्प्यूट होता है एंड बूम फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता। 6th हाउस उसे सस्टेन नहीं करने देगा। दिस हाउस की एनर्जी कुछ इस तरह से रिवॉल्व हो रही है आपके चार्ट के अंदर। अगर हम बात करें 6th हाउस लॉर्ड इन द 7th हाउस, देखिएगा इस सप्तम भाव एक ऐसा हाउस है जिसका स्वामी भी अगर छठे भाव में आ जाए तो लोग डर जाते हैं। ये एक बेसिक फियर है कि भैया यहाँ तो चीज़ें बिगड़ गई। एस्ट्रोलॉजर्स को ये ज़्यादा होता है, उनको लगता है कि यहाँ दुश्मनी एंड ऑल कुछ ऐसा हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ दुश्मनी नहीं है। छठे भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाना, इसका नकारात्मक पहलू ये है कि 6th हाउस का स्वामी चाहता है, छठा भाव चाहता है कि आपका शुक्र पीड़ित रहे। जैसे ही वो सप्तम में जाएगा तो 7वां स्पाउस, मैरिज, पार्टनरशिप, बिहेव करना, व्यवहार करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके शुक्र को पीड़ित करेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपका स्पाउस एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड पर्सन है, वो चाहता है कि आपके धन का थोड़ा सा नुकसान हो, थोड़ा सा नाश हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंडिचर आप करो। तो एक पॉजिटिव साइड भी हो गई कि भाई वो लग्जरी लेके आता है, एक्सपेंडिचर ही तो आपको करना पड़ा है। दूसरा, क्योंकि ये शुक्र का नुकसान कर रहा है आपके स्पाउस के बिहेवियर में या उसके एटीट्यूड में कुछ ऐसा होगा जिसे आप पसंद नहीं करोगे। ये विल से कि भैया ये चीज़ तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जिससे होगा क्या कि मैरिज की सस्टेनेबिलिटी पीड़ित होगी। मैरिज होना नहीं, अगर आप मुझसे कहें कि मैरिज नहीं होगी तो गलत बात है, होगी लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगी। सस्टेन कर पाना पीड़ित हो जाएगा कि उसकी स्थिरता थोड़ी सी डांबाडोल हो गई है। ये तब ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जब पर्सन 31 से 33 साल के बीच में होता है, तब इसका इम्पैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है। एक बार अगर इस टाइम ड्यूरेशन को निकाल लिया जाए तो फिर इस इम्पैक्ट के आने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। एंड चौथा, यहाँ पर आपके अंदर कोई गलती नहीं है, ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो स्पाउस है उसके ही बिहेवियर में थोड़ा कुछ ऐसा है जिससे कि वो शुक्र को पीड़ित करता है। पर्सन को करना क्या चाहिए, अगर उसकी इच्छा में भोग, तामसिक ऊर्जाएं थोड़ी ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा दुखी रहेगा। 31 से 33 साल तक के ड्यूरेशन में दौरान पर्सन को, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक सात्विक या आध्यात्मिक मार्ग को अपना लेना चाहिए। जब आप स्वयं ही नहीं चाहते कि शुक्र मेरे जीवन में हो, भोग, इंजॉयमेंट हो, तो फिर आपका पर्सन कुछ भी कहे उसका कोई नकारात्मक पहलू या परिणाम नहीं आएगा। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि हमारे छठे भाव सप्तम भाव का ऐसा संबंध हुआ है कि हमें बड़ा आध्यात्मिक इंसान मिल गया, कार्मिक इंसान मिल गया। भैया ऐसा ही मिलेगा, जो कि अगर आपकी इच्छा भोग की तरफ है तो वो अध्यात्म की तरफ थोड़ा रुख रखेगा, अपना पहलू रखेगा और 31 से 33 में तो कंफर्म रखेगा। तो यहाँ पर सप्तम भाव आपके शुक्र को पीड़ित कर रहा है। जनरली पर्सन को पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए। बिजनेस की भी मैं दशमांश कुंडली तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अवॉइडेंस के ही पॉइंट में रखूंगा। अगर अच्छी चीज़ें और हैं तभी पर्सन को बिजनेस में जाना चाहिए। तीसरी बात के अंदर अपनी फैमिली में देखिए, क्या लोगों का विवाह तो हुआ लेकिन विवाह सस्टेन करने में दिक्कत आई, या फिर आपके परिवार का जो भी इंसान है वो ये कहता है कि भैया मेरा जो विवाह जिसके साथ हुआ है वो इंसान बड़ा खर्चीला है या वो गलत बातें करता है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। क्या ऐसे कुछ पैटर्न आपके फैमिली में अगर हैं तो फिर हम मान के चलें कि ये कुछ नकारात्मक पहलू या परिणाम आपको दे रहा है। फिर क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। शाम के समय, इवनिंग के टाइम में, 6 to 8 इवनिंग के टाइम में हमें मेडिटेशन में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, जिससे कि हम प्लैनेट की एनर्जी को बूस्ट अप कर सकें, हाइप अप कर सकें, ऊंचाइयों पे ले जा सकें या फिर ठीक से व्यवस्थित कर सकें। आप कहेंगे आप मेडिटेशन में किसी गुरु को बना लूँ या एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको 6 to 8 पे बस मन को शांत करके मेडिटेशन पे बैठना है, क्योंकि उसी समय पे आप नोटिस कर पाओगे क्या वो प्रारब्ध या क्या वो गलतियां रही हैं जिससे कि आपके प्लैनेट या कर्म कुछ इस तरह से बने हैं। दूसरा, अपनी पत्नी के या पति के हाथ से कुछ ना कुछ फूड का, खाने का डोनेशन शाम को 6 से 8 पे करवाना चाहिए। एंड तीसरा जो सबसे अच्छा उपाय रहेगा यहाँ पर, वो है इवनिंग के टाइम पे जाकर टेम्पल में, जहाँ पे भी अंधेरा हो वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए। ये भी आपको 6 to 8 पे ही करना है। टाइमिंग का इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा ताकि हम प्लैनेट को सीधी ऊर्जा संचालित कर सके या फिर उस तक पहुंचा सके। इन उपायों को करने से मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने चार्ट के पीड़ित प्लैनेट, सप्तम भाव जो आपके शुक्र को काम नहीं करने दे रहा, उसको सुव्यवस्थित कर सकते हो।
बेटर कर सकते हो। अंततः सप्तम भाव वो हाउस है जो आपके शुक्र को पीड़ित करने पे आया है। तो हमेशा देखिए कि आपकी फैमिली ज़्यादा पार्टनरशिप में ना जाए, ज़्यादा सप्तम भाव की ऊर्जाओं को एक्टिवेट ना करे, अदरवाइज धन को, चीज़ों को सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत जनरल पॉइंट में कहूँ तो ऐसे लोगों से लोग सामान मांग के ले जाते हैं और देते और नहीं है, लौटाते नहीं है। ये भी यहाँ पर देखने को मिलती है एक हरकत। अगर से छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना एक तरह से विपरीत राजयोग लगाते हैं और दूसरी तरह से अष्टम भाव हमारे शुक्र को पीड़ित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ले लेता है। अगर आपके शुक्र का अष्टम भाव से किसी भी तरह का संबंध बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पर शुक्र की पीड़ा आपको दिखाई देगी। दूसरा, अष्टम भाव की वजह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा आएंगे जैसे कि फैमिली का या आपका किसी का भी पैसा कहीं पे स्टक हुआ हो, फंसा हो। दूसरा, फैमिली में या आप में किसी के भी संबंध पे कभी कोई एलिगेशन लगा हो, किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लगना। एंड द थर्ड, फैमिली में देखना चाहिए कि किसी पर्सन को कम एज पे, शॉर्ट एज पे या कम समय में किसी तरह का हेल्थ इशू ऐसा तो नहीं रहा जो कि क्रॉनिक हो, या फिर उसे फैमिली से किसी तरह की एग्जिट लेनी पड़ी हो, दुनिया से, परिवार से, अपनी फैमिली में थोड़ा लॉन्ग एक्सटेंड करके भी देखना चाहिए। अगर इन दो तीनों बातों से आप कनेक्ट कर पाते हो कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो मित्र, आपके शुक्र को पीड़ा देने में अष्टम भाव अपनी भूमिका निभा रहा है। और दिक्कत यह है कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। अब आपको पता लगा है कि अष्टम भाव आपके शुक्र को मृत अवस्था में लाना चाहता है, अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें उसे मृत अवस्था में लाना चाहती है। यहाँ पर यह विपरीत राजयोग इस तरह से बनाता है कि कोई जनरल समस्या नहीं है, कोई रियल समस्या नहीं है, केवल और केवल कंफ्यूजन, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कोई एलिगेशन लगना ही हमारे संबंधों को पीड़ित करता है। शुक्र जनरली संबंध को सस्टेन करना चाहता है और अष्टम भाव से सस्टेन नहीं होने देगा। ज़्यादा पर्सन का ऑकल्ट में जाना, एस्ट्रोलॉजी में जाना या हर चीज़ के लिए कहीं पूछना, देखना एंड ऑल भी संबंध को पीड़ित कर सकता है। कोई मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन भी हमारे संबंध को कहीं पीड़ित कर सकती है। तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप कहेंगे तो मैं इसका समाधान किस तरीके से करूं? देखिए, समाधान करना अष्टम भाव का बहुत आसान है और मुश्किल भी है। आसान तब है जब आपको पता है कि परिवार में कोई पर्सन ऐसा था जो कि कम एज में या फिर एक कम आयु पे, अल्प आयु पे, मध्य आयु पे, जिस भी आयु में उस पर्सन को एग्जिट लेना पड़ा हो घर से, परिवार से, या फिर कोई हेल्थ इशू उस पर्सन को रहा हो। ये देखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव को हम पितृ या फिर आत्माओं का हाउस कहते हैं। पितृ नहीं, प्रेत या आत्माओं का हाउस, कि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो आत्माओं की वजह से कोई इशू या फिर प्रॉब्लम हम संबंधों के अंदर देख रहे हैं, संतान पक्ष में देख रहे हैं, उन दोनों की एक्टिविटीज़ में देख रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम फील करते हो या फेस करते हो तो अष्टम भाव का उपाय करिए। अब आप कहेंगे मुश्किल आपने क्यों कहा था? मुश्किल इसलिए है कि अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि फैमिली में ऐसा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता फैमिली हिस्ट्री के बारे में इतना, तब आपको ये करना चाहिए 8th हाउस के लिए काल भैरव पूजा, काल भैरव साधना ना करें, पूजा करें। और उसमें भी 4 से 6 बजे 4 to 6 PM पे कुछ ना कुछ फूड डोनेशन करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। अब आप कहेंगे खाने में क्या खिलाया जा सकता है? क्योंकि ये 8th हाउस है, मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर आप कुछ सामान, कुछ खाना जमीन के नीचे रहने वाले, पानी के नीचे रहने वाले जंतुओं के लिए डाल सकते हैं तो ये सबसे परफेक्ट उपाय रहेगा। इसके एडिशन में कोई भी ऐसा खाना जो कि लोअर स्किल, सोसाइटी का लोअर तबका, उसके लिए आप कर सकें। आपको किसी टेम्पल एंड ऑल में करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समाज के कमजोर तबका, नीचे का तबका, लोअर ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए कुछ कार्य यहाँ पर करना चाहिए ताकि धन सस्टेन कर सके, फाइनेंशियल लॉस हमें ना हो, संबंध सस्टेन करे, और अगर पैसा कहीं अटका है तो वापस से हमें प्राप्त हो जाए या मिल जाए। 6th हाउस के स्वामी 9th हाउस में चले जाएं तो देखिए, ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें हर एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा कि भैया आपका जो भाग्य का हाउस है उसमें ही एक पीड़ा देने वाला ग्रह बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी बैठा हुआ है। यहाँ पर डेस्टिनी और फ्री विल में बहुत फाइट होती है। डेस्टिनी की, मेरे लिए क्या ईश्वर ने तय करा है, फ्री विल, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, इन दोनों में फाइट होती है। और यहीं से कॉन्सेप्ट जन्म लेते हैं प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज, डेस्टिनी एंड द डिजायर आई वांट। सेकंड, मेरी इच्छाएं, उनको ये हाउस दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल पर्सन के जीवन में उसे देखने को मिलती है। और स्पेशली 1 से 24 साल, मतलब उसका चाइल्डहुड या फिर उसका बचपन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रबल्स, फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल चैलेंजेस या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी के आसपास घूमा है। चाहे उसने ये चीज़ें परिवार में देखी हों या उसने स्वयं के जीवन के अंदर देखी हों, इस चीज़ को वो पर्सन फील कर पाएगा। आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कि हाँ, 24 ईयर्स तक कुछ इस तरह की सिचुएशंस मेरे सामने रही। जब ये कंडीशन सीवियर होती है, वर्स हो जाती है, तब ऐसा कुछ होता है जिसमें कि आप संबंध, प्रेम एंड ऑल, इन सब के बारे में काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आप कहते हैं ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो एग्जिस्ट करता है या तो वो वेल्थ है, पैसा है, या फिर आप
चीज़ों को उसके दम पे और प्राप्त कर सकते हैं। तो एक संबंध का सस्टेन करना, स्थिर रह पाना, चल पाना थोड़ा-सा यहाँ पर आपको मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। उसका आंसर क्या है? आंसर यही है कि ये 9th हाउस और 6th हाउस का एक कॉम्बिनेशन है। नवम भाव प्रारब्ध लगा रहा है और वो आपके संबंधों को पीड़ित करना चाहता है। इन जनरल कई बार टेम्पल में बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर्स या टेम्पल में बैठे हुए पुजारी, उनको अगर आप अपने चार्ट को दिखाएँगे या फिर उनमें मैच मेकिंग कराएँगे तो जनरली आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको देता हूँ, जिसका आप ध्यान रखिएगा जब भी कोई संबंध मैचिंग की बात हो, क्योंकि 9th हाउस की वजह से संबंध सस्टेन नहीं रह पाएंगे या उसमें प्रॉब्लम होगी। 9th हाउस में लाइट बहुत है, प्रकाश बहुत है। तो जनरली अगर छठे भाव का स्वामी 9th हाउस में हो तो 2 से 3 पॉइंट देखने चाहिए। पहला, क्या फैमिली में या फिर मेरे किसी भी संबंध में, रिलेशनशिप में क्या कुछ बातें मैरिज से पहले छुपाई गई जिसका जस्ट पता मुझे मैरिज के बाद लगा। दूसरा, इन द 9th हाउस तो फैमिली के सीनियर्स, मेल लेगेसी, उनको किसी तरह का कोई ट्रबल, किसी तरह का कोई इशू इन द रिलेशन फ्रंट कभी रहा, या फिर सेकंड, फाइनेंशियल कोई ट्रबल तो नहीं रहा उनको, अगर रहा है तो अगेन द 9th थिंग। एंड द थर्ड, जैसे ही इन्वेस्टमेंट हम किसी चीज़ में करते हैं, जब तक इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं तो हमें लगता है सब कुछ ठीक है, और इन्वेस्ट करते ही हमें ऐसा लगता है कि भैया पैसा गया, मनी हाथ से निकली। अगर ये फील होता है तो मित्र उपाय करिए, क्योंकि ये आपके नवम भाव में या 9th हाउस आपका जो है आपके शुक्र को पीड़ित कर रहा है। क्या हो अगर आपका भाग्य आपके शुक्र का विरोध करे, आपको वेल्थ ना जनरेट करने दे, लग्जरी ना जनरेट करने दे, चीज़ें ना लेने दे, या फिर संबंध को सस्टेन ना रहने दे। कई बार संतान के इश्यूज या फिर अरेंज मैरिज का भी प्रेशर पर्सन के संबंध को पीड़ित कर देता है, डुबा देता है। उपाय क्या हो सकता है? उपाय में सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आपको 9th हाउस के लिए सामान्य रूप से करना ये चाहिए कि अपने घर से जिस तरह का अन्न आप यूज़ करते हो, जिस तरह का अन्न का मतलब है जैसे गेहूं अगर आपके घर में है तो आपको गेहूं ही उठा के कुछ डोनेशंस टेम्पल में करनी चाहिए। बाहर से नहीं खरीदना है कि पैकेट लाए और दे दिया ना, उसको अपने घर में कुछ समय के लिए रखें, उसको अपने टेम्पल में कुछ समय के लिए रखें, उसको अपने पास कुछ समय के लिए रखें, क्योंकि नवम भाव आत्मा का भाव है। जब तक वो चीज़ आपकी आत्मा से जुड़ी हुई नहीं है तब तक वो उपाय नहीं किया जा सकता। तो सेकंड उपाय में आत्मा से जुड़ी हुई बहुत गहरी चीज़, जिसे आप अपनी आत्मा का प्रिय मानते हैं कि ये बचपन से या तो ये मेरे पास है, और द सेकंड ये चीज़ मेरे बहुत करीब है मन के या दिल के, आत्मा के, उसका आपको डोनेशन या फिर दान मंदिर के अंदर करना चाहिए। ये बहुत अनुकूल उपाय बैठता है। और तीसरे उपाय के अंदर मेरा सजेशन ये रहेगा, नवम भाव के लिए लोग जेमस्टोन पहनते हैं, लेकिन नवम भाव के लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा आप कह सकते हैं पुरस्कार देने वाला उपाय ये हो सकता है कि पर्सन किसी तरह के यज्ञ में यजमान बने। जैसे कि मंदिरों में, टेम्पल्स में यज्ञ होते हैं, जैसे हनुमान जयंती पे या और आयोजनों के समय यज्ञ जो होता है उसमें आपको उसका यजमान बनना चाहिए। ये यज्ञ जो है वो आपको आपके शुक्र के कुप्रभाव से या नवे भाव के जो कुप्रभाव हैं उनसे मुक्त कर सकता है सदा के लिए। 10th हाउस और 6th हाउस का संबंध हो, छठे भाव का स्वामी उठा 10वें में बैठ गया। देखिए छठे भाव का स्वामी 10वें में अगर बैठेगा तो 10th हाउस ये कहेगा, दसम भाव ये कहेगा कि भैया मैं तुम्हारे संबंध को पीड़ित करूंगा। अब दशम भाव संबंध को पीड़ित कर रहा है तो आप इन 2 से 3 बातों को देखिए। पहली, क्या वर्क लाइफ की वजह से किसी तरह का कोई संबंध पीड़ित होता है? दूसरा, मैं काम में कितनी भी मेहनत करूं, कितनी भी मेहनत किसी काम के अंदर करूं, या तो मेरी सैलरी हमेशा मेरी डिज़ायर से कम रहती है, मेरी जो इच्छा है, जो मुझे प्राप्त करना है उससे कम ही पैसा मुझे मिलेगा। और द सेकंड, अपनी सैलरी में जो पे ग्रोथ होती है वो मैं समय समय के दौरान प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। एंड द थर्ड, क्या पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मेरे लिए ही नहीं परिवार में और लोगों के लिए भी मैनेज करना मुश्किल है। या फिर फोर्थ, कोई संबंध तो मैंने बना लिया लेकिन उसको सस्टेन करना, मैरिज की तरफ ले जाना, इस सब में सबसे बड़ी रुकावट क्या मेरा कार्य बन रहा है, प्रोफेशन बन रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, और अगर ऐसा है तो फिर आपको उपाय करने की आवश्यकता है। क्या होगा उस इंसान के साथ जिसका काम उसके शुक्र को ही पीड़ित करे? जो भी वो मेहनत करे उसके शुक्र को पीड़ित करे। मैं कितना भी काम करूं मेरा शुक्र ही ग्रो नहीं कर रहा, मजबूत नहीं हो रहा। आप उस स्थिति को तो देखिए कि पर्सन बेचारा कोल्लू के बैल की तरह दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने अपनी आंखों में दर्द कर लिया काम कर करके, लेकिन शुक्र जो है वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा। रिलेशन हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो धन की सस्टेनेबिलिटी हो, धन का ग्रो करना हो ही नहीं पा रहा। अगर ऐसा है तो फिर मित्र आपको उपाय करना होगा। अगर फादर साइड संबंधों में कोई तनाव आपने देखा है तो उपाय करना होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित है आपके दशम भाव के कुकृत्यों की वजह से।
तो हमें इसे स्टेबलाइज करना होगा। कैसे कर सकते हैं? पहला, फूड डोनेशन, जो शुक्र को सबसे अधिक प्रिय है, तो अपने वर्क क्षेत्र के अंदर खाने का कुछ डोनेशन करना चाहिए। दूसरा, प्रारब्ध को खत्म करने के लिए मंत्र चैंटिंग सबसे अच्छी या सबसे अनुकूल उपाय होता है। तो अपने ऑफिस क्षेत्र में कुछ समय बैठ के एकांत प्लेस पे पर्सन को मंत्र चैंट भी करना चाहिए। किसी भी मंत्र का चैंट यहाँ पर पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। इन जनरल मैं सजेस्ट करूंगा लॉर्ड रामा या फिर लॉर्ड हनुमान जी के मंत्रास का, बिकॉज यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे वर्कआउट करते हैं। इन द थर्ड, अगर ऑफिस रिलेटेड कोई इशू है तो पर्सन को क्या करना चाहिए कि लॉर्ड रामा की कोई इमेज, उनकी कोई छाया चित्र अपने साथ वो सदैव रखे। और द सेकंड, ये किया जा सकता है कि हम सुबह के समय, मॉर्निंग के समय या दिन में 12 से 2 के आसपास राम स्तुति को एक बार चैंट करें, जिससे हमें कुछ समाधान हमारे दशम भाव के अंदर मिल पाए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप इस प्रारब्ध के कुचक्र से बाहर निकल सकते हो। देखना ये चाहिए कि फादर के माध्यम से कभी कोई गलती, फाइनेंस, धन, इनको लेके तो नहीं हुई। और अगर आपको लगता है कि धन या फाइनेंस को लेके कोई गलती हुई है, संबंधों को लेके, तो फिर कौन से उपाय आपको करने हैं ये मैंने आपको अभी बताया है। 7th हाउस, 6th हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठा हुआ हो। मित्र सर्कल आपके संबंधों को अव्यवस्थित कर सकते हैं। सोशल मीडिया अव्यवस्थित कर सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस जब भी बनाएं, सोच समझ के बनाएं, सोच समझ के चलाएं। एंड द फोर्थ थिंग, पैसों का या फिर धन का कुछ नुकसान मित्रों की वजह से भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 11वें भाव ने कह दिया है कि भैया मैं तुम्हारे शुक्र को पीड़ित करूंगा, शुक्र को अव्यवस्थित करूंगा। और शुक्र क्या है? संबंधों की सस्टेनेबिलिटी। आप कोई रिलेशन बना सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं, लेकिन आपका मित्र या सोशल मीडिया या लॉन्ग डिस्टेंस उसको पीड़ित करने आ जाएगा। दूसरा, आप धन कमा भी सकते हैं, लेकिन अगेन मित्र, सोशल मीडिया, उसकी वजह से या तो धन में ग्रोथ नहीं होगी, बरकत नहीं होगी। और द सेकंड दिक्कत यह आएगी, सस्टेन नहीं रहने देते, किसी काम को आपको करने नहीं देते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि यहाँ पर इंसान को ध्यान अपने मित्र सर्कल का खुद से भी अधिक रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मित्र सर्कल, फ्रेंड सर्कल की वजह से ही या उनकी इम्पैक्ट से आपका कोई संबंध हिल सकता है, डामाडोल हो सकता है। ये 11th हाउस और 6th का कनेक्ट होता है। छठा भाव कहता है पूरा प्रारब्ध 11वें भाव पे बैठा हुआ है, पूरा प्रारब्ध वहीं पे बैठा हुआ है। अगर आप बार बार ये सोचते हो मेरे पिछले जीवन की कोई अधूरी इच्छा है जिसे मुझे पूरा करना ही करना है, तो भी ध्यान रखिएगा कि आप किसी संबंध को पीड़ित करोगे। तो यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे ही बने कि पिछले जन्म की अधूरी इच्छा है कि मैं क्रिकेट खेलूँ ही खेलूँ, तो पर्सन क्रिकेट में इन्वेस्ट करेगा और हारेगा या नुकसान उठाएगा या प्रॉब्लम फेस करेगा। तो जहाँ पर भी वो अपने पिछले जीवन की अधूरी इच्छा को लाएगा या फिर अपने संबंधों को, अपने मित्र सर्कल को लाएगा, वहाँ पर उसे कुछ दुर्घटना या कुकृत्य, ऊर्जा ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस झेलनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है। अगर आपके साथ ऐसा है जिसमें कि फ्रेंड सर्कल ने, मित्रों ने, 11th हाउस ने कुछ आपके संबंधों का नुकसान करा है, तो मैं आपको कुछ उपाय बता सकता हूँ। पहला उपाय प्रैक्टिकल तो यही है कि मित्रों को थोड़ा ध्यान से रखा जाए, और दूसरा प्रैक्टिकल उपाय यहाँ पर ये हो सकता है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे 10 to 12 पे 10 से 12 बजे कुछ फूड डोनेशन अपनी तरफ से करें या कुछ खाने की चीज़ें अपने मित्र सर्कल को डोनेट करें। सोशल मीडिया पे कुछ फूड कैंपेन चलाएं या सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10 से 12 बजे के आसपास कुछ फूड का, कुछ खाने का डोनेशन आप किसी NGOs एंड ऑल को करें। इस उपाय के माध्यम से आप अपने शुक्र को अपने अनुकूल कर सकते हो, अपने प्रारब्ध को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। और प्रारब्ध के बारे में और जो बातें हैं सेशन की शुरुआत में है, तो मजबूत है, कमज़ोर है, कैसा नहीं है, शुरुआत में देखेंगे तो पता लगेगा। अगर 6th हाउस और 12th हाउस का संबंध हो तो देखिएगा, इस छठे भाव का स्वामी जिस भी हाउस में जाके बैठता है वो कहता है इस भाव की वजह से प्रारब्ध जो है वो तुम्हारे ऊपर सर चढ़ जाएगा और ये शुक्र को मरण स्थान में ला देगा। तो छठे का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 12th हाउस ही आपके शुक्र को मृत अवस्था में लाने की भूमिका अदा करेगा। 12th हाउस एक तो लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के चल पाने में ही थोड़ी समस्या। 12th हाउस फिजिकल संबंधों का भी है, तो कई बार होता है ना एलिगेशन लग गया एंड ऑल, इसकी वजह से संबंधों में इशूज। और 12th हाउस क्या चीज़ इंडिकेट करता है? 12th हाउस स्वतंत्रता इंडिकेट करता है। तो ओवर इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ आपका कनेक्शन बन सकता है कि भैया ये इतने इंडिपेंडेंट है कि इनकी इच्छा ही नहीं है किसी संबंध को चलाना, या फिर विदेश गमन की वजह से भी संबंधों में कुछ तनाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है या आ सकता है। क्योंकि ये 6th हाउस और 12th हाउस का संबंध है, छठे भाव और 12वें भाव का संबंध है। इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? व्यवस्थित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप मॉर्निंग में 10 to 12, नॉट 10 to 12, 8 से 10 बजे, मॉर्निंग के 8 से 10 पे 8 से 10 बजे किसी ईश्वर के, अपने इष्ट देव के प्रति डिवोटेड हो जाइए। 8 से 10 बजे आप उनकी पूजा करें, मंत्र चैंटिंग करें, उपासना करें, जो आपको करना है, जो आपके मन में आता है वो आपको 8 से 10 बजे मॉर्निंग के टाइम पे करना चाहिए। सेकंड उपाय के अंदर
रुद्राक्ष के ऊपर मंत्र की चैंटिंग यहाँ पर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने शुक्र को अपने अनुकूल बना पाए या फिर वो शुक्र से ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। होगा क्या, आपके 12वें भाव की वजह से या तो आपकी खुद की इच्छा ऐसी होगी कि आई एम ओवर डिवोटेड, या मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी तरफ पूरी तरह डिवोटेड हो, संबंध नहीं चल पा रहा, चीज़ें नहीं चल पा रही। आप चाहते हो एक चीज़ पे आपका कंट्रोल हो, जैसे कार भी लूँ तो पूरा कंट्रोल मेरे पाए, दूसरा नहीं चलाए या अव्यवस्थित रहे या इसमें ना आए। पूरा कंट्रोल जब हम चाहते हैं तो 12th हाउस की बात होती है, जो यहाँ संबंधों के लिए पीड़ा या दुख लेके आ रहा है, शुक्र के लिए दुख ला रहा है। पैसे के इन्वेस्टमेंट में भी विदेश, फॉरेन, 12th हाउस कोई सॉल्यूशन, इवन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, इनमें इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा पर्सन को ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज ओवर इन्वेस्टमेंट उसके लिए कई बार समस्या का, जैसे फॉरेक्स एंड ऑल, समस्या का भी रीजन बन सकता है। ये मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर 6th हाउस का स्वामी 12th में है तो इन बातों का ध्यान रखें, हम अपने जीवन को ज़्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। दिस इज